नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों में मेंस की परीक्षा आपकी होने वाली है। आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मुझसे ये सवाल आ रहा था कि सर, लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें हिंदी वाले भाग में जो पत्र लेखन वाला हिस्सा है या अन्य जो व्याकरण वाला हिस्सा है उसको कैसे तैयार करें। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे। तो आप सभी के समक्ष मैं आज इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि हिंदी वाले पोर्शन को आप कैसे पढ़ें। तो बेसिकली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं या हिंदी को पढ़ने के लिए जाते हैं तो हिंदी के सिलेबस को आप देखिए 3 हिस्सों में बांट करके। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, आप हिंदी का जब पेपर देखेंगे ना तो हिंदी का पेपर एकदम क्लियरली 3 हिस्सों में बटा होता है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है व्याकरण वाला भाग। व्याकरण वाला भाग। दूसरे भाग में आप रखते हैं पत्र पत्रिकाएं, लेखक, रचनाकार। इसी के अंतर्गत मैं शामिल कर देता हूं पत्र लेखन को, और इसी के अंतर्गत मैं शामिल कर देता हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक खंड बनता है। तीसरे खंड में हम रखते हैं अपठित गद्यांश और अनुवाद वाले भाग को। ऐसे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो 3 एकदम क्लियर खंडों में बटा होता है। व्याकरण वाला भाग, पत्र पत्रिकाएं, लेखक रचनाकार, पत्र लेखन और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका दूसरा खंड। और तीसरे खंड में अपठित गद्यांश और अनुवाद, ये वाला हिस्सा आता है। व्याकरण की यदि हम बात करें या इस पूरे हिस्से की अगर हम बात करें ना तो आप पुराने पेपर का एनालिसिस कीजिएगा। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको पुराना पेपर दिखाऊंगा और 2018 से लेकर के 2024 तक के जो पेपर्स आए हैं उनकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न को यदि आप देखेंगे ना तो आपको व्याकरण वाले भाग और बाकी का भाग मिला करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। कभी कभी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे मैक्सिमम टाइम आपको ये मिलेगा कि 50 क्वेश्चन व्याकरण के और 50 क्वेश्चन आपके इन पूरे हिस्सों को मिला करके आता है। कभी कभी ये वाला हिस्सा 55 का हो जाता है, ये 45 का हो जाएगा। कभी कभी ये 60 नंबर का भी आया है और ये वाला हिस्सा 40 नंबर का भी आया है। लेकिन मान करके चलिए कि 50-50 का रेशियो तो आपको देखने को मिलता है। लगभग आसपास थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने के साथ ये पूरा हिस्सा मिलकर के आपका 50-50 में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत 50 नंबर का आपको केवल और केवल व्याकरण पूछता है और बाकी 50 अंकों में ये पूरा हिस्सा मिला करके आपको देता है। ठीक, अब इसको तैयार कैसे किया जाए, एक सवाल आता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि इन सारे खंडों के अंतर्गत आते कौन हैं, क्या आता है। तो व्याकरण के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें आता क्या है और मेंस में उसको पढ़ा कैसे जाता है। तो व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हैं वर्णमाला को। सबसे पहले आप देखते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला के बाद एक टॉपिक आता है आपका शब्द रचना। शब्द रचना में बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं। एक है संधि, एक है उपसर्ग, एक है प्रत्यय और चौथा है समास। ये 4 टॉपिक्स आते हैं शब्द रचना में। फिर एक टॉपिक आता है आपका शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। शब्द साधन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं शब्दों का विभाजन, जिसमें एक विभाजन में आता है संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण क्रिया। इसी में आप रखते हैं अव्ययों को। अव्यय के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, इसके अलावा समुच्चयवाचक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। ये हमको पूछता है। इसी के अलावा इसी खंड में हम पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज भाग को। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इन 3 खंडों पर बात करेंगे। बाकी पर्यायवाची वगैरह वो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में सवाल होता है कि सर इसको कैसे तैयार करें। तो देखो, सबसे पहले भाग में हमने रखा है वर्णमाला को। आप किसी भी साल का पेपर उठाइए, आपको हर बार ये मिलेगा कि शुरुआत के जो 2-4 क्वेश्चन हैं वो आपको परिभाषाओं से पूछा हुआ है, और वो अधिकांश परिभाषाएं कहाँ से होती हैं? वर्णमाला से होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। ये वर्ष 2018 का पेपर है। 2018 में शुरुआत जो हुआ है, इस प्रश्न पत्र की शुरुआत जो हुई है वो आपको यहाँ से दिखाई पड़ रही है। स्वर और व्यंजन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर अलॉट किया गया है। ये आपको दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं 2019 का पेपर देखूं तो 2019 के पेपर में भी देखो आपको क्या दिया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न दिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वर्णमाला का क्वेश्चन है, ये वर्णमाला का क्वेश्चन है, ये वर्णमाला का क्वेश्चन है, ये वर्णमाला का क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन वर्णमाला के हैं। वैसे ही आप 2020 में देखेंगे तो 2020 में भी आपको परिभाषा में क्या, इसमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में तालव्य वर्ण कौन से हैं, ये भी आपके वर्णमाला का क्वेश्चन है, वर्णमाला का क्वेश्चन है। हालांकि शब्द को वर्णमाला में ठीक है नहीं रखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं और बढ़े आप, ये 2020 की बात हुई। 2021 में देखिए आप, 2021 में वर्ण संयोजन और वर्ण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा। इसके बाद और आगे बढ़े 2022 में, 2022 में आप वर्णों को यहाँ पे देखिए, ये भी आपको दिख रहा है, वर्ष वर्ण पूछा हुआ है, तालव्य वर्ण कौन सा है, 2022 का क्वेश्चन है ये। 2023 में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वर्णमाला का क्वेश्चन, ये भी वर्णमाला, ये भी वर्णमाला का क्वेश्चन और ये भी वर्णमाला का क्वेश्चन है। ठीक है, और 2024 में अगर आप देखें तो 2024 में भी आपको ये चारों क्वेश्चन शुरुआत के जो दिख रहे हैं वो सब के सब वर्णमाला के ही क्वेश्चन हैं। मतलब आप समझिए कि ये वाला जो हिस्सा है, जो सबसे पहला हिस्सा है वर्णमाला का, ये वाला आपके मिनिमम 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब इन 2 से 4 नंबरों में क्या पूछा जाता है, तो आप देखिए, एक चीज आपको सब कॉमन मिलेगा सभी पेपर्स में, वो एक क्वेश्चन करता है उच्चारण स्थल से। उच्चारण स्थल से हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो एकदम अच्छे से तैयार कर लो। इस बार भी पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि उच्चारण स्थल से क्वेश्चन आया हुआ है, वो पूछेगा ही क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपको यहां पर फोकस करना है परिभाषाओं पर, क्योंकि 2023 से यदि आप देखेंगे तो 2023 से परिभाषाओं को ज्यादा फोकस किया गया है। आप ध्यान से देखिए, 2023 से अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये देखिए, किन ध्वनियों से निर्मित है विच्छेद कीजिए, क्या कहा जाता है, मतलब परिभाषा पूछ रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार 2024 का यदि आप पेपर देखेंगे तो आपको यहां पर भी देखो परिभाषा,
क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स पूछा है भले, लेकिन है तो अल्टीमेटली परिभाषा। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है परिभाषाओं से, तो परिभाषा प्लस उच्चारण स्थल ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब परिभाषाओं के अंतर्गत किसकी परिभाषा तैयार करें सर, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो परिभाषा तैयार करो स्वरों की, फिर परिभाषा तैयार करो व्यंजनों की, और एक परिभाषा तैयार करो अयोगवाह वर्णों की। ये 3 हुई। अब इस परिभाषाओं को, इन्हीं परिभाषाओं को आगे बढ़ाइए। कैसे बढ़ेंगे सर, इसी के अंतर्गत आप पढ़िए संयुक्त व्यंजनों की परिभाषा। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन करेगा उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। पूरी उम्मीद है मुझे कि वो क्वेश्चन करेगा उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है। ये पूछ सकता है आपको 2025 के मेंस में, 2025 मेंस में आपको ये क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, इसकी परिभाषा आप पढ़ लीजिए। अब ये पढ़ने के बाद फिर आप आ जाइए स्वरों में। तो स्वरों के अंतर्गत मैं कहूंगा 2-3 परिभाषाओं को तैयार कर लीजिए, जैसे मूल स्वर क्या होता है, या लघु स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ लेगा संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको अमूमन एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, ये क्वेश्चन कर लिया। व्यंजनों के अंतर्गत आप देखें तो व्यंजनों में आप परिभाषाओं में तैयार कर लीजिए स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। इसके अलावा आप तैयार कर लीजिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, और ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है। अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। अगर ये पूरा परिभाषा वाला हिस्सा आपका तैयार हो गया है ना, और उच्चारण स्थल आपने पढ़ लिया, तो मान करके चलिए कि यहां से 2 से 4 नंबर की तैयारी आपकी शुरुआती प्रश्नों की हो जाती है। ठीक, संयुक्त व्यंजन में कौन सा व्यंजन किनके मेल से बनता है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमसे बनने ही चाहिए। ये आपका पहला वाला हिस्सा हुआ जहां पर आप परिभाषाओं को और वर्णमाला के वर्णों को आप डिकोड करते हैं। इसके बाद आप आते हैं शब्द रचना में। तो सवाल ये आता है कि सर शब्द रचना को कैसे पढ़ें। देखो, शब्द रचना में अब मेरे हिसाब से ना आपके पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि इस शब्द रचना में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संधि, और संधि से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है संधि करने के लिए, संधि करना, फलाना धन फलाना बराबर क्या होगा। ठीक है, वो 4-5 क्वेश्चन देता है और बोलता है कि निम्नांकित शब्दों की संधि करके संधि का नाम बताइए। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपको देता है संधि विच्छेद करने के लिए, संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तो आपको यहां से कम 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे, ये दोनों टॉपिक मिला करके। ये दोनों टॉपिक 2 से 4 नंबर, कभी कभी ये क्वेश्चन 6 से 8 नंबर तक भी गया है। ठीक है, तो संधि वाले टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाऊं तो 2018 में यहां से क्या क्वेश्चन आया है देखते हैं। ये देखिए, ये देखो, शब्दों का संधि विच्छेद करने के लिए बोला। अब इसको तोड़ना है अपने को, है ना। लोकेस्मिन, प्रत्यभिज्ञान, नाविक, वागाडंबर, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो आप इसको तोड़ते हैं, लोकह धन अस्मिन, और संधि का नाम पूछ लेता तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। नाविक नौ धन इक, ऐसा ये टूटता है नौ धन इक, और ये अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का। प्रत्यभिज्ञान, ये प्रतिधन अभिज्ञान से बना है, और ये है यण संधि का उदाहरण, यण स्वर संधि। वागाडंबर वाक धन आडंबर से बना है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
ऐसा। तो संधि विच्छेद करने के लिए बोला है ना, तो आप केवल संधि का विच्छेद कीजिए, तोड़िए उसको। और अगर उसको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखने बोला है तो आपको संधि का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अब संधि करना है तो मात्र धन आनंद बनेगा यहां से मात्रानंद। दुह धन संधि ये बनेगा दुह संधि, या तो बन जाएगा दुस्संधि, दोनों सही है ये। ऐसा। वाक धनमय बनेगा वांगमय, ऐसा। और वन धन औषधि बन जाएगा वनौषधि। ठीक है। अब मान लो यहीं पर मुझे संधि का प्रकार पूछता, तो ये यण संधि का उदाहरण, ये विसर्ग संधि का उदाहरण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण, और ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है संधि से। तो आप देखो 2 और 2 मिलाकर के 4 नंबर का क्वेश्चन 2018 का हो गया। 2019 में यदि हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है केवल यहीं से, संधि से। वहां भी 4 नंबर का पूछा था। तो वध्वागमन बनेगा वधु धन आगमन। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, मात्राओं को बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि सर छोटी की जगह बड़ी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, तुरंत नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। तो ये बनेगा वधु धन आगमन, ये बनेगा परिच्छेद परिधन छेद, ऐसा। मनस्ताप मनः धन ताप, तट्टीका तत् धन टीका। ऐसे करके आपको ना संधि विच्छेद करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां पर भी आया है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। स्वयंभूदय, तो ये बन जाएगा स्वयंभू धन उदय, छोटा वो होता है, ऐसे करके बनाइए। जलोर्मी है तो जल धन उर्मी, ये वृद्धि स्वर गुण स्वर संधि है, जल धन उर्मी, ऐसा। पावक पौधन अक आयादि स्वर संधि है। हरेव हरह धन एव, हरह धन एव, ऐसा है। ये विसर्ग संधि है। तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको बोला गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया। अब 2020 वाले में यदि देखें तो 20 वाले में क्वेश्चन आया है, अच्छा ये 2020 का तो देखे, अभी 2021 देखना है अपने को, है ना। तो 2021 में क्वेश्चन देखिए, ये देखिए संधि विच्छेद 2 नंबर का आया है यहाँ पे। ठीक है। तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा, आना चाहिए। ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद करो तो अधिधन अयन, शौधन अक है ये शावक, उच्छिष्ट उत्धन शिष्ट है, और मध्वाचार्य मधुधन आचार्य है, ऐसा। ठीक है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 21 का क्वेश्चन है। 22 में आप देखिए क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। 2 नंबर का ये क्वेश्चन दिख रहा है अपने को। तो संधि को पढ़ने का अप्रोच समझिए। संधि को पढ़ने का ना अप्रोच आपको सीधा सीधा कहता है कि संधि करने आना चाहिए, संधि को तोड़ने आना चाहिए। कहाँ से आएगा सर? प्रैक्टिस करने से। ठीक है। तो मेरे हिसाब से विनय कुमार पाठक जी की किताब में जितने उदाहरण दिए हुए हैं उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो। और एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसको, है ना। जैसे मान लो मैंने शब्द तोड़ दिया, शब्द दिया है मुझे अत्यैश्वर्य, ऐसा। ठीक है। अब हुआ ये कि मुझे इसमें संधि का प्रकार पूछा है। तो संधि का प्रकार पूछा है तो बहुत सारे लोगों के मत में ये अय की मात्रा जो है यहाँ से वृद्धि संधि आपके आंसर में निकलती है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है अति धन ऐश्वर्य। ये यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार मान लो शब्द लिखा हुआ है यहां पर
मान लो शब्द लिखा हुआ है यहीं पर ऐसा अत्याउदार्य, तो यहां से आओ की मात्रा देख करके आप मत लगा देना भाई कि ये जो है ये वृद्धि संधि है ना, ये वृद्धि संधि करके मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये अति धन औदार्य मिलकर के बना है और ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे ही शब्द लिखा होता है अंत्योदय, तो ओ की मात्रा देख करके हमको ये बोल देते बहुत सारे लोग कि अरे इसमें ओ की मात्रा लगी है तो लगा के आ जाना गुण संधि, जबकि ये गलत है। ये अंत्य धन उदय गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। बहुत सारे लोग इसी में क्या कंफ्यूज होते हैं, सर या बना है ठीक पहले वाला वर्ण आधा है तो हम यण लगा देंगे। नहीं, एक ही शब्द में संधियों के चिन्ह दो अलग अलग चिन्ह दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आंसर तक मत पहुंचना, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है मेंस में। और ये कहाँ से आप सीखोगे? ये पूरे की पूरी चीज आपको सीखने को मिलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसकी संक्रियाओं को सीख लेना, संक्रियाओं को जान लेना, और संक्रियाओं को जान करके आप संधि का जब तक आप आंसर लास्ट तक आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आंसर मत लगाइएगा, मत लिखिएगा। ठीक, आंसर निकल जाए उसके बाद फिर आंसर लिखिएगा। केवल चिन्हों को देख करके अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि एक एक अंक महत्वपूर्ण होगा मेंस में। ठीक, अब इसके बाद एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसमें दो संधियों के चिन्ह दिख रहे हैं, ठीक है, और वहां पर हमको पता है कि ये स्वर संधि के अंतर्गत तो आता है क्योंकि स्वरों का मेल हुआ है। जैसे इसी शब्द को ले अंत्योदय को, हमको ये याद नहीं आ रहा है कि भाई ओ जो है वो किस संधि में आ रहा है, किस संधि में आता है, गुण में आता है कि वृद्धि में आता है, या के ठीक पहले वाला वर्ण आधा है तो क्या यण ही हो जाएगा क्या यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ना मैं आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जहां पर आपको इस बात की श्योरिटी हो कि ये उदाहरण या तो दीर्घ में आएगा, या तो गुण में आएगा, या तो वृद्धि में आएगा, या तो यण में आएगा, या तो अयादि में आएगा। आपको पता है कि इन पांचों में से किसी एक टाइप में तो ये उदाहरण आता ही है। तो लेकिन मैं ये बात में श्योर नहीं हूं कि वो दीर्घ में आएगा कि गुण में आएगा कि वृद्धि में आएगा कि यण में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, वहां पर अपने आंसर में इन शब्दों को लिखता ही नहीं हूं, मैं सीधे वहां पर लिख देता हूं स्वर संधि। यकीन मानो नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। वहां पर केवल स्वर संधि लिख दोगे तो भी आपको पूरा नंबर देगा वो। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करना। यदि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटे मत, उसका आंसर मिले, उसका नंबर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, चलो, तो ये संधि वाले टॉपिक में ध्यान रखने वाली बात है। तो संधि वाले टॉपिक में क्वेश्चन का पैटर्न सीधे सीधे बोलता है, प्रैक्टिस करे हो तो बनेगा। अब इसके बाद व्याकरण वाले हिस्से में ही अगर हम देखें तो शब्द रचना की दूसरी विधि होती है उपसर्ग, और उपसर्ग से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे? एक में क्या करेगा, निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को बाहर करो, यानी अलग अलग करो। मूल शब्द को पृथक कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन 1 2 3 4 करके 2-3 क्वेश्चन दिए रहता है, 4 क्वेश्चन दिए रहता है ना, ऐसा। तो अपने को क्या करना रहता है, इस शब्द में जो उपसर्ग है और जो मूल शब्द है उसको अलग करना होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फलाना धन फलाना, बस इतना लिख के आ जाते हैं। तो किस्मत अच्छी रहती है तो नंबर दे देता है वो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर लिखने का सही तरीका यह है कि फलाना बराबर फलाना उपसर्ग धन फलाना मूल शब्द। आप आंसर को इस फॉर्मेट में लिखें ताकि अगले को समझ में आए कि उपसर्ग ये है और मूल शब्द ये है। जैसे मान लो मुझे शब्द दिया गया है अपमान
शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मान मूल शब्द है और उप जो है वो उपसर्ग है, ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है आपका। आप प्रीलिम्स में ये वाले फॉर्मेट को बहुत अच्छे से तैयार किए हैं और सारे क्वेश्चन आपसे बनते भी हैं, लेकिन लिखने का तरीका यही बोलता है कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग दिखाओ। तो ये दिख रहा है अपने को। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मेट आता है उपसर्ग से, जहां पर बोलता है निम्नांकित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। निम्नांकित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यह बहुत कठिन पैटर्न नहीं है, बनाइए। ठीक है, तो अगर आपको दो शब्द बनाने आ रहा है, आप सीधे सीधे दो शब्द लिख लो। इसमें एक चीज ध्यान रखना, विशिष्ट बनने के चक्कर में नंबर मत कटवाना। कैसे सर? जैसे मान लो मुझे पता है कि अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, और मैं इससे दो शब्द बना सकता हूं। अभिमान बना सकता हूं और अभिज्ञान बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसी को लिख करके आ जाऊंगा। मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि यहां से कोई विशिष्ट शब्द बने, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपका क्वेश्चन दिया तो है, सही है, आप लिखे भी सही हो, लेकिन आंसर को पहचान नहीं पाया जाता है चेकर के द्वारा, और वहां पर आप गलती कर लेते हो। जैसे जैसे यहां पर मान लो मैं शब्द लिख करके आ गया अभ्युदय, या शब्द लिख करके आ गया मैं यहां पर अभीष्ट, ऐसा। इन सब में अभी उपसर्ग है। शब्द लिख दिया मैंने अभिषेक, यहां भी अभी उपसर्ग है। या मैंने लिख दिया अभिच्छाया, यहां पर भी अभी उपसर्ग ही है, यहां पर भी उपसर्ग जो है वो अभी ही है, लेकिन शब्द रचना अलग अलग तरीके की है। तो मेरे हिसाब से तो जहां पर नंबर ना कटे, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है आंसर राइटिंग का। तो मैं इस तरीके को प्रिफर करने के लिए बोलता हूं हमेशा विद्यार्थियों को। जहां तक हो सके जितना सिंपल शब्द हो, उन सिंपल शब्दों को प्रयोग में लाइए। हाँ, जहां पर कोई कठिन लग रहा है, जहां से केवल संधि वाले शब्द याद आ रहे हैं, तो फिर अब क्या ही करोगे, लिख दो। लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ना, यहां से स्कोर होता है, ये नंबर दिलवाता है अपने को। ठीक, अब इसी को यदि आप पुराने क्वेश्चंस में देखेंगे तो 2018 में जैसे ये देखें, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो अत्युक्ति जब लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, अति उपसर्ग प्लस उक्ति मूल शब्द, ये तरीका होगा लिखने का। तो एक पैटर्न ये मिल गया अपने को। ठीक है, इसी प्रकार आपको मिलेगा 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन है। ये देखो, दोनों पैटर्न है इसमें। तो निम्नलिखित में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है ना। तो अध्यक्ष है, निरंकुश है, संक्षेपण है और अपेक्षा है। आप इसको लिखें, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द की रचना कीजिए। अब दो दो शब्द बनाना है, यानी ये पैटर्न नंबर 2 में स्विच कर गया। तो अधः से शब्द बना दिए, अधः पतन, अधोगति। अब यहां से तो संधि वाला ही शब्द बनेगा। ठीक है, आ से बनेगा आजन्म और आमरण लिख करके आ जाऊंगा मैं। दुर है तो दुर्गम, दुर्लभ लिख करके आ जाऊंगा। ये 2019 का पेपर। 2021 में यदि आप देखें तो यहां पर क्वेश्चन दिया है, देखो परिभाषा से आया है भाई क्वेश्चन, उपसर्ग की परिभाषा से। और निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए, अन, अप, दुह, परा। तो अन से बना दो। कैसे बनेगा अन से? अनदेखा, अनकहा, खत्म। ठीक है, अप से बना दो, अपवाद, अपमान। दोह से बना दो दो शब्द। ठीक है, शब्द बन जाएगा यहां दोह से, दुशासन बन जाएगा, है नहीं। दोह से और क्या बनेगा? दुख बन जाएगा, दुख भी अपने आप में एक शब्द है। परा से पराक्रम,
पराक्रम बन जाएगा, और क्या बनेगा, पराजय, बन गया 2 ठो, खत्म। ठीक है, इसी प्रकार आप 2021 के पेपर में यदि देखें, 2021 का यदि आप पेपर देखें तो 2021 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये तो पर्यायवाची विलोम हो गया। अरे यहाँ लिखा हुआ था, हाँ, 2 अनु और परि, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पर आगे पीछे हो गया है यार पीपीटी में। ये अनु और परि, इन उपसर्गों से दोनों शब्द बनाने थे, तो अनु है ना, अनु से बना दिए, अनुकरण अनुसरण, खत्म। ठीक है, और परि से बना दिए, क्या बनाएंगे परि से, परिवहन बना दिए, परिचारक बना दिए, है नहीं, बन गया, शब्द बन गया। परिक्रम हो गया, परिक्रमा हो गया, ऐसे शब्द बना लो जो सामान्य हो शब्द। 2022 में अगर आप देखें तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या आया है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, है ना, अनुपम, अन धन उपम है, प्राक कथन प्राक धन कथन है, संकल्प सम धन कल्प है, अधोमुखी अधह धनमुखी है। ठीक है, यह से क्वेश्चन आया। प्रत्ययों को भी ऐसे ही पूछा है। तो यहां से ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन इन्हीं दोनों पैटर्न से पूछता है, या तो मूल शब्द उपसर्ग को पृथक कीजिए बोलेगा, या तो बोलेगा आपको उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो ना, उसकी परिभाषा को बिल्कुल मत छोड़ना, परिभाषा, और अगर प्रकार है तो प्रकार। ठीक है, ये 2 चीजें तो एकदम अच्छे से तैयार करना। जैसे अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्ययों में जब अगला टॉपिक आप स्विच करोगे तो प्रत्ययों में आपको ये चीज मिलेगा, प्रकार वाला हिस्सा आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, हालांकि उपसर्ग में भी आता है, उपसर्ग में आप संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, है ना, इनको पढ़ते हैं। वैसे ही प्रकार प्रत्ययों में यदि देखा जाए तो प्रत्यय में सबसे पहले अपने को देखना है परिभाषा, फिर आता है प्रकार। ठीक है, तो परिभाषा तो आप सभी को पता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले वर्ण या वर्ण समूह को जो अर्थ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं उनको कहा जाता है प्रत्यय। प्रकार की यदि बात करें तो यहां से 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनकी परिभाषा अच्छे से कर लीजिए कि ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है, ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। एक चीज और हमेशा याद रखना, अगर आप परिभाषा लिख रहे हो तो कभी भी इसको बिना उदाहरण के मत लिखिए। बिना उदाहरण नहीं लिखना है, उदाहरण कंपलसरी है भाई, उदाहरण देना ही चाहिए हमको। कभी भी परिभाषा पूछे तो हमेशा उदाहरण आपके पास एक उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, तो प्रत्यय में कृत प्रत्ययों की परिभाषा पढ़ लो, तद्धित प्रत्ययों की परिभाषा पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और प्रत्ययों से भी वही पैटर्न बनता है, एक आपको बोलता है निम्नांकित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए, और दूसरा आपको पूछता है कि फलाना शब्द में, या बोल देगा निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। अलग कीजिए, तो 4 शब्द आपको दे देगा, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना रहेगा। ठीक, तो दूसरा टॉपिक जो होता है हमारा वो आता है बेसिकली उपसर्गों से, ये देखा आपने। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं उपसर्गों, इससे, हाँ, उपसर्गों से। तीसरा है प्रत्यय, चौथा होता है समास। अब समास को कैसे पढ़ें सर, एक सवाल आता है मन में कि सर समास को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, समास को पढ़ने के ना 2-3 चीजें हैं समझना। समास को सबसे पहले तो परिभाषा प्लस उदाहरण के पैटर्न पर तैयार कर लीजिए।
ठीक है, मतलब समास क्या है, समास का उदाहरण, और तीसरी चीज समास के प्रकार। तो छयों प्रकारों के नाम आप लिख दीजिए। ये समास का 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यदि प्रकार देखें तो प्रकार में हम पढ़ते हैं समास के 6 प्रकार। सबसे पहले भाग में आता है अव्ययी भाव समास। दूसरे भाग में रखा जाता है या दूसरा प्रकार होता है इसका तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। फिर होता है द्विगु समास। फिर आता है द्वंद्व समास। और फिर आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इन इन 6 के 6 समासों को परिभाषा उदाहरण के पैटर्न में अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, परिभाषा और उदाहरण के पैटर्न में आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो। अव्ययी भाव क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तत्पुरुष समास क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, क्योंकि आप पुराने क्वेश्चन को ऐसे देख चुके हो। ठीक है, अब ये तो हो गई बात परिभाषा और उदाहरण की। अब इसी में ना थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न आपको समास का मिलता है। क्या मिलता है, फलाना, या ऐसे बोलेगा निम्नांकित सामासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ऐसा, तो निम्नांकित सामासिक पदों का विग्रह करके उसका नाम लिखना है। तो अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। विग्रह करना है अपने को, है ना। तो आजीवन है, जीवन पर्यंत, जल की धारा, जलधारा, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि है, तो ये बहुव्रीहि हो गया, ये द्वंद्व हो गया, ये तत्पुरुष हो गया, और ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया। और 2 नंबर कहाँ से पूछा, निम्नांकित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखना है केवल। ठीक है, जैसे शोकाकुल, शोकाकुल में है शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो यहां पर से का लोप हुआ, मतलब कर्मधारय समास है, सॉरी तत्पुरुष समास है। दीर्घायु, समास का नाम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं तोड़ करके आ जाते हैं, नहीं, दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घायु। ठीक है, समास का नाम क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, दीर्घ है जिसकी आयु। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, ये विग्रह हुआ, लेकिन समास का नाम क्या हो जाएगा यहां से, बहुव्रीहि। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, मतलब ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। तो समास का नाम लिखना है अपने को केवल, पूरा विग्रह करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ेगा। इसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों से मूल शब्द को अलग कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। तो समास से 2018 का क्वेश्चन है ये। अब समास से में इसमें 2019 का क्वेश्चन देखिए। समास का क्वेश्चन कहां से आया है इसमें, देखते हैं चलो। हाँ, 2019 में आया तो है क्वेश्चन। काट देना है यमन यहाँ पे, है ना।
तो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने देखा। 2019 के यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो 2019 में ये क्वेश्चन आया है, ये देखिए, यथाशक्ति, तुलसीकृत, शास्त्र निपुण और पंचानन। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, है ना, अव्ययी भाव समास है। तुलसी द्वारा कृत तत्पुरुष समास है, ठीक है। शास्त्र में निपुण तत्पुरुष समास है। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, अर्थात शिव। तो ये इस पैटर्न में क्वेश्चन आया। 2020 में यदि आप देखें तो यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये देखिए, यथार्थ आया है यहां से, हथकड़ी, दोपहर और महाराजा, ये शब्द आए हुए हैं। आपको क्या करना है, समास का विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। तो समास को पढ़ने का पैटर्न यही है, समास को पढ़ने का पैटर्न यही है कि आप समासिक पदों का विग्रह भी करो और समास का नाम भी लिखो। और हर साल यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। 2019 में एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद भी होगा, शायद दिए होंगे तो, कि सामासिक अधिकरण किसे कहा जाता है। ये भी समास का क्वेश्चन है, ठीक है। सामासिक अधिकरण किसे कहा जाता है, तो कुल मिलाकर वो पूछ रहा है अधिकरण तत्पुरुष को, जहां पर सामासिक पदों के बीच से में या पर का लोप हो जाता है, वो सामासिक अधिकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका शब्दों की रचना वाला हिस्सा। तो शब्द रचना 4 विधियों से होती हैं और चारों विधियों को अच्छे से तैयार करना है। संधि हमने देखा, उपसर्ग देखा कैसे पढ़ते हैं, प्रत्ययों को हमने देखा, और फिर देखा हमने समास को। अब जब हम शब्दों में एंटर करते हैं, ठीक है, तो शब्दों के अंतर्गत मैं आपको ये हमेशा राय दूंगा कि शब्दों के अंतर्गत जितने भी प्रकार के शब्द हैं, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब, इस पूरे हिस्से को मैं कहूंगा कि आप तैयार करो किस पैटर्न में, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, ठीक है। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। परिभाषा इनकी और इनके अंतर्गत आने वाले प्रकारों की। जैसे मान लो अगर मैं संज्ञा पढ़ रहा हूं तो केवल संज्ञा बस को तैयार नहीं करूंगा, संज्ञा की परिभाषा बस को तैयार नहीं करूंगा। मैं संज्ञा का जब विभाजन देखता हूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाओं को भी मैं क्या करूंगा, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, इसी पैटर्न में तैयार करने वाला हूं, ठीक है। इसी प्रकार मैं सर्वनाम में जब जाता हूं तो सर्वनाम के 6 प्रकारों को मैं तैयार करूंगा, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा तैयार करूंगा मैं सार्वनामिक विशेषण को। और सार्वनामिक विशेषण को जब तैयार करूंगा तो इसके 2 प्रकारों को भी परिभाषा, प्रकार और उदाहरण में सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक को बोला जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये 2 हिस्सों में बंटता है। तो सर्वनाम के अंतर्गत मैं देखूंगा तो यहां से एक तो आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5वां कहलाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो हर प्रकार के सर्वनाम को मैं उसके प्रकारों में बांटूंगा और प्रकार में बांट करके उस प्रकार को भी परिभाषा, प्रकार और उदाहरण के पैटर्न में उसको सॉल्व करूंगा। तो ये 3 चीजें ना बहुत काम की हैं जब आप शब्द पढ़ते हो। सेम ऐसे ही विशेषण को पढ़ूंगा। विशेषण, अरे सार्वनामिक विशेषण लिख दिया मैंने, सॉरी, ये गलती है ना, ठीक है। ये होता है निजवाचक सर्वनाम, ओ मुझसे गलती हो गई, है ना। निजवाचक सर्वनाम ये विशेषण का प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार मैं तैयार करता हूं विशेषण को।
तो विशेषण को जब तैयार करता हूं तो विशेषण के चारों प्रकारों को इसी पैटर्न में तैयार करूंगा। चारों प्रकारों को, चारों प्रकार मतलब एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण परिभाषा मतलब परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, ये बहुत काम आएगा क्योंकि इसके दोनों प्रकारों को आप पढ़ते हैं, मौलिक और यौगिक। बाकी के जो प्रकार हैं उनको उनके प्रकारों में नहीं भी पढ़ोगे ना तो चलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वो प्रकार पूछना हुआ ना तो सार्वनामिक विशेषण को पूछेगा, न कि संख्यावाचक या परिमाणवाचक को, ठीक है। और मान लो कभी पूछ दिया तो भी हमको ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़े हो तो मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़े हुए हो प्रीलिम्स के लिए। क्रिया आप पढ़े तो क्रिया के अंतर्गत केवल अकर्मक सकर्मक को मत पढ़ना भाई, क्रिया को पढ़ना सबसे पहले तो परिभाषा, उदाहरण। जब प्रकार में आओगे तो प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों को अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि विनय कुमार पाठक में सबके नाम दिए हैं, ठीक है। तो उन क्रियाओं को अच्छे से तैयार कर लो उदाहरण के साथ। ये आपका शब्द वाला हिस्सा। अब यहां से ना एक क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं चारों को मिला करके, ध्यान देना, इन्हीं चारों को मिला करके एक क्वेश्चन करता है कि हिंदी में विकारी शब्द कौन कौन से हैं, उनके प्रकार बताइए, उनके प्रकार बताइए। तो विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों कहलाते हैं विकारी शब्द। और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है अव्यय। अव्यय मतलब जो लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहते हैं ऐसे शब्दों को कहा जाता है अव्यय। तो अव्यय जो है बेसिकली बढ़ता है 4 प्रकारों में। तो हमको इन चारों प्रकारों को परिभाषा, प्रकार प्लस उदाहरण में तैयार करना है। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, इसमें सॉल्व करना है अपने को अव्यय को, ठीक है। तो ये शब्द वाला हिस्सा आपका कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ ना शब्द में एक और कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन? बहुत सारे बच्चे लोग का ये मेरे पास डाउट आता है, सर तत्सम तद्भव को कैसे पढ़ें, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है तत्सम तद्भव को कैसे पढ़ें। तो अभी आपके पास ना बुक होगी विनय कुमार पाठक या कोई भी ऑथर की, तो वहां पर देखना एक तरफ लिखा होगा शब्द और वो शब्द कैसा होगा, तत्सम। दूसरी तरफ लिखा होगा तद्भव, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछेगा, नहीं, वो दोनों पैटर्न में क्वेश्चन करता है, तत्सम का तद्भव बताओ और तद्भव का तत्सम बताओ। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप देखने को पाते हैं। जैसे मान लो 2019 की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव से आप क्वेश्चन देखिए। जैसे 2018 में आप क्वेश्चन देखिए, ये देखिए तद्भव रूप लिखिए, मतलब यहां पर तत्सम दिया है और इसका तद्भव पूछ रहा है। तो राजपुत्र का राजपूत होता है कपर्दिका, कौड़ी को कहा जाता है कौड़ी, त्रिगुण माने तिगुना, गोस्वामी होता है। तद्भव रूप लिखिए, तो गोस्वामी तो खुद में तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है नहीं, तो इसका तद्भव क्या होता है, गोसाई, ऐसा। तो ये तद्भव रूप बन गए। 2019 में आप आओ, 2019 में ये क्वेश्चन दिया है, इक्षु क्या है, मातृश्वसा क्या है। ये देखो, इक्षु माने होता है ईख, मातृश्वसा कहा जाता है मौसी को, पंचत्रिंशत कहा जाता है 35 को, और बुभुक्षा का मतलब होता है भूख।
ठीक है, बाकी इनको देखो, अदरक का तद्भव रूप को तत्सम लिखना है, पैटर्न उल्टा कर दिया आप, अभी आप तद्भव से तत्सम गए थे, अब तद्भव से तत्सम आना है। तो अदरक को बोला जाता है आर्द्रक, ऐसा। ओझा बोला जाता है उपाध्याय, और चितेरा माने होता है चित्रकार। झरना निर्झर शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है, देख लो आप, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन बने हैं, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 2020 में देखो आप, तद्भव रूप लिखने बोला है, तत्सम रूप लिखने बोला है, दो दो नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। वैसे ही यहाँ पर आप देखना, आपको मिलेगा 2021 वाले पेपर में भी मिलेगा। ये देखो, समास विग्रह करके उसके समास का नाम लिखना है, तो आनंद मग्न है, श्वेत पत्र है, अष्टाध्यायी है और चंद्रशेखर है। अब परिभाषा क्यों मैं बोला था आपको, क्योंकि 2020 और 21 में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, 21 और 22 में। ठीक है, 21 और 22 में एक बार अव्ययी भाव को पूछा है और अगले ही साल पूछा है तत्पुरुष समास को। ठीक है, आप देखिएगा, तो ये 2021 था, अब यहीं पर ये देखो 2022 का पेपर। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए कोई 2 उदाहरण लिखना है। समासिक पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो आप, बीती, खगेश, आजन्म, त्रिफला। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वो समास आपको बना करके देता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना। अब ये पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अब ना पर्यायवाची शब्दों को देखो, 3 टॉपिक मैं यहाँ पर कहूंगा कि इसको तैयार करना है। पर्यायवाची, एक हो गया विलोम, और एक हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हर बार का क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोलते हैं। ये 3 तो हम पढ़ते हैं, इसके साथ ना एक टॉपिक ऐड कर लेना, शब्द युग्म को। शब्द युग्म को, तो शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन टॉपिक को मिला करके अगर देखा जाए ना, तो हर साल लगभग आपको 8 से 10, कभी 12 नंबर के क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। कैसे? 2018 में आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये। ठीक है, ये देखो, 2-2 पर्यायवाची लिखिए, पर्यायवाची सबका 2-2 लिखना है, और एकदम कठिन पर्यायवाची में मत जाना भाई। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पर्यायवाची शब्दों को जितना सरल शब्द लिखें, जो किताबों में मिलने की प्रायिकता जितनी ज्यादा होती है, उसमें नंबर उतना ही मिलता है। जैसे मैं बात करूं आकाश की, तो आकाश का एक पर्यायवाची होता है खम, लेकिन हर किताब में नहीं दिया रहता, तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह लिखूंगा आसमान, मैं इसकी जगह लिखूंगा गगन, नभ, ये मैं लिखूंगा। समुद्र है तो मैं यहां पर जलधि, है ना, जलधि, नीरधि, सागर, समंदर, ऐसे शब्दों को लिखूंगा तो ये ज्यादा मिलेंगे। अग्नि, आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, इनको लिखूंगा। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे शब्दों के पीछे कि जहां लिखा हो वहनी, वायु सखा, ये लिखा है, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये ना कठिन है, और क्या पता वो जिस किताब से मॉडल आंसर बनाए हैं उसमें वो शब्द हो ही ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मेरी राय इस चीज के लिए मानना कि जितना सिंपल हो सके उतने शब्दों को लिखना। पर्वत का पर्यायवाची हो गया तो मैं बोल दूंगा अचल और पहाड़, अचल बोल दिए, पहाड़ बोल दिए, सही है सर। नग भी बोला जाता है तो भी सही है। ठीक है, तो पर्वत का पर्यायवाची ऐसे लिखना। अब विलोम शब्दों की बात करें तो ये देखो, हर साल 2 नंबर का विलोम शब्द आया है। ये देखो, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द से क्या आशा है, यही तो शब्द युग्म है। समुच्चारित भिन्नार्थक का मतलब शब्द युग्म है, जहां पर 2 शब्द उच्चारण में एक समान होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो समान नहीं होते।
ठीक है। निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। अजर, अजीर, तुरंग, तरंग, है ना। अजर मतलब होता है जो कभी कभी बूढ़ा ना हो। अजीर माने होता है आंगन। तुरंग माने लहर, तरंग माने तुरंग माने घोड़ा, तरंग माने लहर। सर माने सर भी होता है और तालाब भी होता है। सर का मतलब, तो दोनों को लिख दो। सर का मतलब होता है तीर या बाण। ये 2018 के क्वेश्चन थे। अब 2019 में यदि आप देखेंगे ना तो इसमें भी विलोम लिखा हुआ है। देखो 4-4 पर्यायवाची बोला है, 4-4 पर्यायवाची, और ये मैक्सिमम नंबर है और 2 बार आया है 4-4 पर्यायवाची लिखने के लिए। ठीक है, तो 4 पर्यायवाची लिखना है। झंडा के 4 पर्यायवाची, 4 पर्यायवाची लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ध्वज हो गया, केतु हो गया, पताका हो गया, है नहीं, ध्वजा, ध्वज है, ध्वजा भी हो गया। इसके अलावा निशान हो गया। ये इसके पर्यायवाची हैं। मेघ का पर्यायवाची बादल लिख दिए, जलद लिख दिए, वारिद लिख दिए, नीरद लिख दिए, हो गया खत्म। तालाब के पर्यायवाची में सरो है ना, सर हो गया, तालाब हो गया, सरोवर हो गया, तडाग हो गया, ताल हो गया। वृक्ष के पर्यायवाची में 4-4 पर्यायवाची बोला है, 4 ठो कठिन हो जाता है लिखना। ठीक है, तो वृक्ष के पर्यायवाची में क्या लिखेंगे? वृक्ष का पर्यायवाची में अब मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो मैं लिख दूंगा पेड़। पेड़ हो गया, और हो गया तरु हो गया, विटप हो गया, द्रुम हो गया। ये इसके पर्यायवाची है, ये इसके पर्यायवाची है। ठीक है, विलोम शब्द लिखने को बोला है तो निषिद्ध, ऋजु, तृष्णा, परकीय, ये बनता है। तो निषिद्ध स्वीकार्य होता है इसका विलोम। ऋजु का वक्र होता है, तृष्णा का तृप्ति होता है, परकीय का स्वकीय होता है। परकीय मतलब दूसरी महिला, है ना। स्वकीय मतलब अपनी महिला, अपनी पत्नी। वैयक्तिक है तो इसका मतलब होता है अवैयक्तिक। स्थावर का जंगम होता है। उद्धत का विनम्र होता है। कृपा का अकृपा या कोप होता है, कोप भी होता है इसका पर्यायवाची। तो ऐसे पर्यायवाची ना इसका विलोम जो होता है ना वो कोप होता है। तो ऐसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, शब्द युग्म वाला हिस्सा हो गया, है ना। ये ऐसे हिस्से ना जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल मत। ये 8 से 10 और कभी कभी 12 नंबर का आया हुआ है तो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। अब मैंने कहा कि व्याकरण वाले हिस्से से कुल 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हो, 50 में 12 यदि केवल इन्हीं से आ रहा है तो हमको पूरा स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और कर सकते हैं क्योंकि बचपन से तो पर्यायवाची पढ़े हैं यार, बचपन से विलोम पढ़े हैं, बचपन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं, है कि नहीं। तो पढ़ा जा सकता है शब्द युग्मों को। अब इसके बाद ये पर्यायवाची वाला हिस्सा हो गया। अब एक टॉपिक मैं कहूंगा आपको, मुहावरे लोकोक्तियां, छोड़ना बिल्कुल मत। मुहावरे और लोकोक्तियां, इनको एकदम अच्छे से तैयार करो। यहां से आपको हर बार 4 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन मिलेगा, हर बार। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं देखो, इसको पढ़ते कैसे हैं समझना। मुहावरे में केवल मुहावरे का अर्थ नहीं पढ़ना है, अर्थ लिख करके इसको वाक्य में प्रयोग करना सीखना है। वाक्यों में प्रयोग करना अपने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे तो नंबर कटता है यहां से। लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए, और इसको भी 2-3 बार पूछा है वाक्यों में प्रयोग कीजिए करके, तो हमको ये आना चाहिए। 2019 में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए 2018 का क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन देखिए आप, मुहावरे लोकोक्ति में दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2019 में, अब देखो यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आया है ना। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन देखिए, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और यहां पर एक क्वेश्चन आया है, मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या आशय, विनय कुमार पाठक पढ़ेंगे। तो वहां पर शुरुआत में ही ये दिया हुआ है, लोकोक्तियों के जस्ट पहले दिया हुआ है। ठीक है, कहावत और मुहावरे में अंतर, लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन 2019 में भी आया।
2020 में देखिए, 2020 में भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 3-3 नंबर। मुहावरों और कहावतों में अंतर, अब लोकोक्ति को कहावत लिख दिया यहाँ पर, तो लोग कंफ्यूज हो गए उसमें। ठीक है, अब 2021 हो गया, 2022 में आते हैं। 2022 में देखो, यहाँ भी क्वेश्चन वैसे ही आया है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब 2023 की बात करें तो 2023 में क्वेश्चन, हाँ ये वाला हिस्सा है, कहावतों का अर्थ लिखना है अपने को। और 2024 में देखेंगे तो फिर क्वेश्चन आया है, दो नंबर का क्वेश्चन आया है, यहाँ से अर्थ लिखना है केवल। ठीक है, हाँ ये वाला पूरा हिस्सा हो गया। तो मुहावरे लोकोक्तियां छोड़ने की चीज नहीं है, यहाँ पर कम से कम अर्थ अगर अपने को पता होता है ना, तो हम लोग वाक्य का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अर्थों को जानना बहुत जरूरी है, अर्थों को जानिए, अर्थ को जान करके उसको वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। अब ये होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन घातक टॉपिक मैं इसको बोलता हूं, वो है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। शब्द और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि के अंतर्गत लगभग 150-200 ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार पूछता है। तो उन 150-200 शब्दों को कैसे लिखा जाता है, उनका सही वर्ण क्रम क्या होता है, वो यदि हमको पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार। ठीक है, सही शब्द लिखने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लगातार दिया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, ये देखिए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है नहीं। 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, 6 तो क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे ही आप 2020 में देखेंगे तो 2020 में भी क्वेश्चन आया है, ये देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और 2021 में देखेंगे तो यहाँ पर शब्द शुद्धि का भी क्वेश्चन आया है, ये देखो 3-3 नंबर करके 6 भाग में बांट दिया है। 3 नंबर शब्द शुद्धि में, 3 नंबर वाक्य की शुद्धि में दे दिया है आपको। ठीक है, इसको तो बेसिक किताब से आप कर सकते हो। यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2021 में आप देखें तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो शुद्ध वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, दोनों से क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है, 2-2 नंबर करके। तो इनको ना एकदम अच्छे से तैयार करना है अपने को, एकदम अच्छे से तैयार करना। ठीक है, और ये वाला हिस्सा पढ़ने के बाद, ये वाला हिस्सा पढ़ने के बाद एक चीज़ तो याद रख लीजिए कि अपने को एक टॉपिक इसमें और करना है ना, इसके अंतर्गत एक टॉपिक और करना है, वो है सभी संक्रियाओं की परिभाषा। और परिभाषा अकेले नहीं होनी चाहिए, परिभाषा के साथ क्या होना चाहिए, उदाहरण और उसके प्रकारों के नाम। ठीक है, तो व्याकरण वाले हिस्से में आज हमने कुछ भाग को देखा है, आज मैंने तो पूरा कराया भी नहीं है आपको, है ना। बाद में एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग आगे का जो हिस्सा है ना उसको देखेंगे। ठीक है, आगे का जो हिस्सा है ना उसको देखेंगे, मतलब उसमें पत्र लेखन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अपठित गद्यांश में ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 1 नंबर 1.5 नंबर मिलता है, जबकि उसी साल के उसी प्रश्न पत्र के उसी क्वेश्चन में दूसरे अभ्यर्थी को 4 नंबर मिला हुआ है। तो कारण कुछ तो होगा जिसमें नंबर काटा गया है, तो हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि कहाँ पर नंबर कटता है। तो आज हमने व्याकरण वाले हिस्से को देखा, तो एकदम अगर मैं आउटकम यहाँ से कहूँ ना कि इसका पूरा एक आउटकम बता दो सर, तो मैं आपको कहूँगा कि जो बेसिक हिंदी आप बचपन से पढ़े हैं उस बेसिक हिंदी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनकी परिभाषा, परिभाषा के साथ उदाहरण, प्रकारों के नाम लिखना, ये पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना 2018 से लेकर के 2024 तक के पेपर का सेक्शन वाइज जो है वो मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा कवर करा दूं। कौन कौन सा पर्यायवाची आया एक बार में ख़त्म, उसके अलावा अन्य कुछ पर्यायवाची करा दूंगा। तो ऐसे करके ना हम लोग पढ़ सकते हैं मेंस को। ठीक,
चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जो अन्य बचे हुए हिस्से हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।